नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। रोज की तरह आज हम 31 मई 2020 से संबंधित डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे कि आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन, फटाफट से देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन को आप शुरू करने से पहले अपने सभी दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। इससे संबंधित पीडीएफ और यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल यानी कि एक क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ कनेक्ट करके हम इस सेशन को आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का नया सदस्य नियुक्त या बनाया गया है। तो ये हैं आपके नरेंद्र बत्रा। आपको बता देते हैं जो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ साथ ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान सदस्य भी हैं नरेंद्र बत्रा। इनका ये चौथा कार्यभार है जो इन्हें सौंपा गया है। अब आपको ओलंपिक चैनल के कमीशन के कार्य बता देते हैं। तो ओलंपिक चैनल कमीशन का कार्य होता है ओलंपिक समिति की सिफारिशों को ओलंपिक समिति की जो सिफारिश हैं उनको लागू करना, ओलंपिक समिति की जरूरी बातों को आगे लेकर आना, यानी ओलंपिक से जुड़ी समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाना। अगर दूसरे शब्द में मैं आपको समझाऊं तो ओलंपिक चैनल आयोग आईओसी की बैठक आईओसी के कार्यकारी बोर्ड तथा अध्यक्ष को सलाह देने का कार्य करता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करना और उसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय लोसेने यानी कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है लोसेने, वहाँ पर है। वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। इसके जो टेम्परेरी अध्यक्ष यानी कि अतिरिक्त अध्यक्ष हैं वो हैं जैक्स रोगे। इसी के साथ ही इसकी स्थापना 23 जून 1894 यानी कि 1894 को की गई थी और इसकी जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी पेरिस फ्रांस में, लेकिन इसका मुख्यालय अब वर्तमान में लोसेने स्विट्जरलैंड में है। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके पियरी डे कॉर्वेटिन। इसी के साथ ही इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 205 है। ओलंपिक खेल तीन प्रकार से आयोजित किए जाते हैं, जिनमें पहला प्रकार है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। देखिए जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था वो पहली बार 6 अप्रैल 1896 को आयोजित किया गया था। भारत ने पहली बार इन ओलंपिक खेलों में 1900 यानी कि 19वीं सदी में यानी कि 1900 सन में भाग लिया था। इसी के साथ ही भारत ने पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में 1988 में हॉकी में जीता था। तो ये चीज़ आपको ओलंपिक से ध्यान रखनी है। आपको और बता देते हैं जो शीतकालीन ओलंपिक है ये 1924 से शुरू किया गया था और पैरा ओलंपिक जो है ये 1948 से शुरू किया जाता था और पैरा ओलंपिक के जन्मदाता डॉक्टर लुडविग गटमैन माने जाते हैं। इसी के साथ ही आगामी जो आयोजन है वो 2020 में जापान के टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब उसको 2021 में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो आपका 2021 में ओलंपिक 2020 में होना था वो अब 2021 में होगा। इसका शुभांकर आप याद रखेंगे 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक होना था इसका शुभांकर मिराइटोवा लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले 2016 में ओलंपिक हुए थे और ये 31वां ओलंपिक था और ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था।
इसी के साथ ही जो 2016 का ओलंपिक हुआ था फ्रेंड्स, उसमें फर्स्ट पोजीशन पर अमेरिका रहा था 121 पदक के साथ, सेकंड नंबर पर ब्रिटेन रहा था 67 पदक के साथ, और थर्ड जो चैंपियन रहा था वो रहा था चीन 70 पदक के साथ। जी हाँ, मैंने बोला है, ब्रिटेन 67 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर 70 पदक के साथ। कंफ्यूजन कुछ पैदा मत करना दिमाग में कि सर ब्रिटेन 67 पदक के साथ और चीन 70 पदक होने के बाद भी तीसरे नंबर पर क्यों हुआ। इसका कारण मैं बता देता हूँ। जो नंबरिंग जो सेट की जाती है, मेरिट लिस्ट, वो गोल्ड मेडल्स जो होते हैं, स्वर्ण पदक, उनके आधार पर ये सेट की जाती है। तो जो रियो डी जेनेरियो में आपका 21वां 2016 में ओलंपिक हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर जो पदक, स्वर्ण पदक जीते थे, वो जीते थे ब्रिटेन ने, जबकि चीन ने तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये टोटल पदकों की संख्या बता रहा हूँ। इसी के साथ ही इस ओलंपिक में, यानी कि 2016 के ओलंपिक में, भारत 67वें नंबर पर रहा था और केवल इसने एक रजत पदक और एक कांस्य पदक इसमें जीता था। तो ये समस्त जानकारी आपकी एक्स्ट्रा डिटेल थी इस क्वेश्चन से संबंधित, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रिस्टॉफ मैरियक्स पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल के ऐसे पुरस्कार हैं जिनको हमने कभी ना तो सुना है और ना कभी उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको ऐसे बहुत से पुरस्कार देखने पड़ते हैं। तो आप बिल्कुल भी दिमाग में डाउट मत रखिएगा कि सर, देखिए, जो जिस वर्ष आप तैयारी कर रहे हैं उस वर्ष जो इम्पोर्टेंट आपके चर्चा में रहने वाले पुरस्कार होते हैं उनको ही सिर्फ आप देखें, क्योंकि जो जिस वर्ष आपका एग्जाम होने वाला है कंपटीशन का, उस वर्ष में और जो एग्जाम डेट है उसके 4 महीने के अंदर अंदर के जो इम्पोर्टेंट आपके पुरस्कार होते हैं, सिर्फ आप उनको ही देख कर जाइए, क्योंकि उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, हाल ही में क्रिस्टॉफ मैरियक्स पुरस्कार कोरेस कारेस अब्दुल करीम ने जीता है, और ये एक महिलाओं को ट्रॉपिकल जॉन वायरसों से खोज करने के लिए बचाने वाली दक्षिण अफ्रीकन HIV शोधकर्ता हैं। इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। वारेसा अब्दुल करीम, क्वारेसा इनका पूरा नाम है, क्वारेसा अब्दुल करीम को क्रिस्टॉफ मैरियक्स पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार फ्रांस सरकार के द्वारा विज्ञान के चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए, फ्रांस की बात हो रही है तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो फ्रांस के अभी हाल ही में हमने क्वेश्चन पढ़ा था 2 दिन पहले ही, जावेद अशरफ जो हैं वो फ्रांस के अभी हाल ही में नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। फ्रांस की राजधानी रहेगी पेरिस, जो कि आपकी सीन नदी के किनारे पर बसी हुई है। एल्फिन टावर भी आपका फ्रांस के पेरिस शहर से संबंध रखता है। मुद्रा यहाँ पर यूरो है। PM एडवर्ड फिलिपे हैं, जबकि राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो है। अगर मैं बात करूं मैनुअल मैक्रो की, तो मुझे याद आता है कि मैक्रोल मैनो के साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में UN का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था, और ये दिया गया था सौर ऊर्जा के बेहतरीन कार्यों के लिए। इसी के साथ अगर करंट अफेयर की बात करूं तो देखिए, फ्रांस ने हाल ही में जो हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन दवाई जो इंडिया ने सौंपी थी, कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम बताई गई थी, इस दवाई पर फ्रांस ने पूर्ण तरीके से पाबंदी या प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ में बेल्जियम भी दूसरा देश बन गया है जिसने इस दवाई पर हाल ही में, यानी कि कल, प्रतिबंध लगा दिया है। 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वो फ्रांस ने जीता था। और आपको मैं बता दूं, 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये रसिया में आयोजित किया गया था। इसी के साथ ही अगला जो होगा वो आपका UAE में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपको तीसरे सवाल के लिए बता देते हैं। तीसरा सवाल देख लेते हैं।
हाल ही में विप्रो का नया एमडी सीईओ किसे बनाया गया है? तो देखिए थियरी डेलापोर्ट को नया विप्रो का एमडी व सीईओ बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। विप्रो जो है वो एक आपकी आईटी कंपनी है। इसी के साथ इन्होंने हाल ही में थियरी को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अभी तक विप्रो के नए एमडी व सीईओ, आपको मैं बता दूं, जो विप्रो है इसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया के कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। अभी तक जो विप्रो के एमडी सीईओ थे वो थे अबिदाली नीमचवाला, और इन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद में जो थियरी डेलापोर्ट है इनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है नए एमडी और सीईओ के रूप में। जो नीमच वाला है वो 1 जून को अपना कार्यभार छोड़ देंगे, यानी कि थियरी डेलापोर्ट 1 जून को नए विप्रो के एमडी सीईओ बन जाएंगे। अगर विप्रो की मैं बात बताऊं तो देखिए विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके ऋषभ प्रेम जी हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में विश्व हंगर दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व हंगर दिवस हाल ही में 28 मई को मनाया गया। इसे प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से ज़्यादा लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और जो ये दिवस है, ये जो इंडेक्स एक आपका निकलता है, हंगर इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, पूरा नाम है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इसको एक जर्मन संस्था है उसके द्वारा मतलब इसको निकाला जाता है इंडेक्स को। तो आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का 102वां नंबर था, यानी कि 102 नंबर था। इसी के साथ ही फर्स्ट नंबर पर एक साथ 17 देश इसमें शामिल आए थे, मतलब कि संयुक्त रूप से 17 देश इसमें फर्स्ट नंबर पर आए थे। पाकिस्तान का इस वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में 94वां नंबर, नेपाल का 73वां नंबर, चीन का 25वां नंबर शामिल था। इसी के साथ आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल भी मैं बता देता हूँ। मेरे ध्यान आ रहा है कि यह इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 2006 में इसको निकालना या इसको जारी करना शुरू किया गया था। वेल्ट हंगर लाइफ नामक एक जर्मन संस्था है, इसने 2006 में इसकी पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था। तो ये कुछ हल्की सी डिटेल जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लियो पुरी को किसका अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए जो लियो पुरी हैं उनको हाल ही में जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही जो मुरली मैया हैं, एक मुरली मैया नाम की व्यक्ति हैं, इनको इसका यानी कि जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया सीईओ बनाया जाएगा। तो देखिए जेपी मॉर्गन्स क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ। जेपी मॉर्गन्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में न्यूयॉर्क में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में अजीत जोगी का देहांत हो गया, वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो आपको मैं बता देता हूँ, जो हाल ही में अजीत जोगी जी का देहांत हुआ है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने कार्यभार संभाला था नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक। और आपको बता दूं सन 2000 में छत्तीसगढ़ आपका अस्तित्व में नए राज्य के रूप में आया था। अगर स्टेटिक जीके की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो रायपुर इसकी राजधानी होगी, सीएम होंगे भूपेश बघेल, राज्यपाल होंगे वो रहेंगी अनसुईया उकैया, मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन यहाँ पर बने हैं।
अगर करंट अफेयर से संबंधित आपको मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ डिटेल बताऊं तो अंबिकापुर का नाम मेरे सबसे पहले ध्यान में आता है। तो देखिए, अंबिकापुर एक शहर यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, जहां भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया है। और इसी के साथ ही कंपेयर करते हुए भोपाल का देश का पहला गार्बेज क्लिनिक आपका भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी में खोला गया है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का पहला गार्बेज कैफे आपका द्वारका दिल्ली के अंदर खोला गया है। इसी के साथ ही मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था आपका छत्तीसगढ़ लॉकडाउन के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको पूरे। पढ़ाई 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 तुअर द्वार पोर्टल, होम डिलीवरी के लिए सी जी हाट, CGHAAT करके एक वेबसाइट लॉन्च की थी आपकी छत्तीसगढ़ ने। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी कुछ समय पहले आपको मैंने पढ़ाई थी। यदि आप हमारा ये सेशन या ये क्लास अटेंड करते हैं या ये देखते हैं तो आपको मैंने पढ़ाया था पूरे विस्तार से। इसमें जो 2,000 रुपये किसानों के काटे गए थे उनको वापस देने के लिए ये योजना चालू की गई थी। और रोजगार संगी ऐप ये भी आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी के साथ ही आपको मैं बता दूं, जो छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन लोग हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने रक्षा सर्व नामक एक ऐप भी लॉन्च किया था। इसी के साथ करंट अफेयर की एक और बात मेरे ध्यान आ रही है कि जो हाल ही में यानी कि मैंने आपको परसों या कल में ही पढ़ाया था कि लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है भारत का। और लाख का उत्पादन भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा लाख छत्तीसगढ़ में ही पैदा होती है या की जाती है। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल्स इस क्वेश्चन से संबंधित आपको मैंने जोड़कर बताई है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश रहेगी कि जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हम आपको बताते हैं वो आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपकी याददाश्ती बनी रहे। आप जब सेशन के लिए आप मतलब इस वीडियो को देखते हैं, इस सेशन को देखते हैं, तो उस समय आप अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठा करें ताकि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या डिटेल है उनको आप लिख सकें। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं मैं, और आपके यदि मेरी मेहनत आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपको लगता है कि जो सेशंस मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूं वो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल है, तो आप भी मेरी प्लीज़ हेल्प किया करें। इस सेशन को पूरा देखकर अपने दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कर कर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही इससे संबंधित जो PDF है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, तो आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में अपनी अपनी तरह की पहली राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए, देश में ये पहला राज्य होगा कर्नाटक जिसने इस तरह की अपनी मतलब अपनी स्पेशल स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू की है। और कर्नाटक पहला राज्य बन चुका है इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला। तो आपको बता देते हैं कि आपको बता देते हैं जो कर्नाटक है वो रजिस्टर में अपने राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए ये लॉन्च की गई है स्कीम। और इसके तहत राज्य के लगभग 6.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट को यानी कि कहें तो इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिल्ला पल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, जो कि आपका एक कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट बनता है। अब इसके साथ आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। सबसे पहले हम स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो देखिए, फटाफट से देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वृषभावती नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है। बेंगलुरु में कई
इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल जो आपकी कंपनियां हैं उनके हेडक्वार्टर भी हैं, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो आदि। इसी के साथ ही आपको मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ CM है वो हैं BS येदियुरप्पा, और डिप्टी CMO की संख्या यहाँ 3 है। यदि डिप्टी CM, राज्यपाल, उपराज्यपाल से संबंधित आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी के साथ में वो आपको उपलब्ध कराया गया है। आप हमारी यूट्यूब के जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही आपको बता देते हैं गवर्नर यहाँ वजूभाई वाला हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। इसी के साथ ही अब आपको मैं एक करंट अफेयर की जानकारी बता देता हूँ, मेरे ध्यान आ रही है। चिल्लाकेरे नामक एक जगह है कर्नाटक में जिसमें इसरो ने अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया है। इसी के साथ ही अभी कुछ पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उस रिपोर्ट में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे फर्स्ट टॉप नंबर पर रहा था आपका कर्नाटक राज्य, और बेंगलोर इसमें सबसे टॉप रहा था। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं जन सेवक योजना आपदा मित्र बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने एक स्वच्छ प्राण वायु नामक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया था। तो ये सब कार्यक्रम आपके कर्नाटक से संबंधित हैं। कोरोना वॉच ऐप भी आपका यहाँ पर चलाया गया था, लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है, ये भी आपका कर्नाटक से संबंधित है। आपको मैंने बताया था कंपेगौड़ा एयरपोर्ट के बारे में, कुछ समय पहले ही आपको मैंने कुछ एयरपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो इसी के साथ ही मुझे याद आ रहा है कि आपका जो कर्नाटक का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी मिला था। इसी के साथ आपको मैं बता दूं जो क्रेसिल की रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल अक्षय क्षमता के मामले में आपका फर्स्ट रहा था बेंगलुरु सिटी। इसी के साथ ही तुंगभद्रा बांध आपको याद रखना है, कर्नाटक से महत्वपूर्ण बांध बनता है। तो ये डैम है तुंगभद्रा, ये आपके तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है। नीति आयोग द्वारा लॉन्च इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर आपका रहा था बेंगलोर टॉप में। इसी के साथ ही कुछ आपके नेशनल जो पार्क हैं उनको भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए आपके नागर हॉल और राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसको हम बोलते हैं ये आपके कर्नाटक से संबंधित है। बंदीपुर नेशनल पार्क ये भी आपका कर्नाटक से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस सब समस्त डिटेल को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये समस्त डिटेल आपकी आगामी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किस देश में 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग खुदाई के दौरान मिला है। तो देखिए वियतनाम के अंदर हाल ही में 1100 वर्ष पुराना आपका शिवलिंग खुदाई में मिला है, और जो ये शिवलिंग है ये बलुआ पत्थर का विशाल शिवलिंग मिला है, और ये आपका माइसन मंदिर में खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुआ है वियतनाम में। और वैसे भी वियतनाम में काफ़ी हिंदू मंदिर हैं, और जो ये माइसन मंदिर है ये शिव और विष्णु भगवान को जो हिंदू देवता हैं उनको समर्पित है। इसके साथ ही आपको मैं बता देता हूँ जो माइसन मंदिर है ये वियतनाम में स्थित एक प्राचीन काफ़ी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य आपके चंपा के राजाओं के द्वारा कराया गया था। और स्टैटिक जीके की अगर यहाँ की बात करें वियतनाम की, तो देखिए वियतनाम को तो आप वैसे भी न्यूज में सुन ही रहे होंगे, चाइना के खिलाफ है और इंडिया का दोस्त बन गया है वियतनाम चाइना के, क्योंकि चाइना इस पर अपना आधिपत्य थोपना चाहता है, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है। तो वियतनाम एक स्वतंत्र देश है। इसके स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते हैं। तो हनोई वियतनाम की राजधानी है। मुद्रा वियतनामी डोंग है। राष्ट्रपति नवेन
उन ड्रोंगे यहाँ पर बनते हैं आपके, मतलब वर्तमान में हैं। तो इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में स्टेल्थ, दोबारा सुनिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर का कह रहा है कि हाल ही में स्टेल्थ बॉम्बर लड़ाकू विमान किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है रूस के द्वारा। तो देखिए, हाल ही में रूस के द्वारा अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर लड़ाकू विमान विकसित किया गया है। रूस ने यह विमान अपने पर्स पर्सवेक्टिव एक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एक्सीवेशन, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं पकड़ा, प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया है। पकड़ा की स्पेलिंग होगी PAKDA। तो ये जो आपको अभी मैंने दोबारा बता देता हूँ, पकड़ा की फुल फॉर्म होगी पर्सनल वेक्टिव एक्शन, सॉरी दोबारा सुनिए, इसकी फुल फॉर्म होगी पर्सवेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविनेशंस। और ये इसकी खासियत क्या है फ्रेंड्स इस प्लेन की? तो ये जो रडार सिस्टम है उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, मतलब कि रडार की पकड़ में ये बिल्कुल भी नहीं आता है, और ये चुपचाप आता है, बम गिरा देता है और गायब हो जाता है। आवाज़ से भी तेज ध्वनि के साथ ये इसकी गति है। और ये इसका डिजाइन कुछ इस तरह का है, जैसे कि चमगादड़ आपने उड़ती हुई देखी होगी, तो चमगादड़ जब पर फैलाकर उड़ती है तो उस तरह की डिजाइन में इसको बनाया गया है। जो रडार की जो रडार सिस्टम की जो किरणें हैं या हम कहें तरंगे हैं, वो इससे टकराकर वापस परिवर्तित नहीं होती हैं, बल्कि इसको टकराकर आगे की तरफ दूसरी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे कि ये रडार सिस्टम में पकड़ में नहीं आता। खैर, आगे आपको बता देते हैं, रूस वर्तमान में अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करने में लग गया है। इसी के दौरान इस स्टेल्थ स्टेल्थ बॉम्बर लड़ाकू विमान को विकसित किया गया है। स्टेल्थ बॉम्बर एक अपने आप में नई तकनीक का विमान है तथा बम वर्धक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। तो ये बहुत खतरनाक तरीके का जो कहें कि लड़ाकू विमान है, ये बनाया गया है। इसी के साथ ही आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन बता देता हूँ। तो देखिए, स्टैटिक जीके का अगर पोर्शन हम देखें तो रूस की राजधानी मॉस्को बनेगी, मुद्रा बनेगी रूसी रूबल। प्रधानमंत्री अभी कुछ समय पहले आपके मिथाइल मशुस्टीन बनाए गए थे। इसी के साथ ही यहाँ राष्ट्रपति बन जाते हैं व्लादिमीर पुतिन। इसी के साथ ही रूसी संसद का नाम क्या है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पिछले कुछ दिनों के चैप्टर में आपको पढ़ाया था, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं और रसिया की संसद को क्या कहते हैं, ऐसी कुछ संसदों के नाम बताए थे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं रूस की संसद को। इसी के साथ ही अगर करंट अफेयर की बात करूं रूस के बारे में, तो हाल ही में रूस ने दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च किया था, आपको याद होगा कुछ समय पहले ही। इसी के लॉन्च होने के बाद में अमेरिका ने भी अपनी लेजर तकनीक वाला जो हथियार है, जिसको प्रशांत महासागर में एक जहाजी बेड़े में लगाया गया है या उसमें सिस्टम में सेट किया गया है, तो उसका प्रदर्शन किया था अमेरिका के इसके तुरंत बाद ही। हाल ही में विकसित अपनी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल ओवेन गार्ड, देखिए हाल ही में रूस ने एक अपनी हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल बनाई है जिसका नाम है ओवन गार्ड, और इसको भी उसने अपनी राष्ट्रीय सेना में यानी कि अपनी रशियन आर्मी में इसको शामिल कर लिया है। मारिया सारापोवा का नाम आपको ध्यान रखना है। मारिया सारापोवा रूस की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है हाल ही में ब्रिक्स की 12वीं, ये तो कल ही पढ़ाया था मैंने आपको कि ब्रिक्स की जो 12वीं बैठक है, क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं उनका एक सदस्य है रूस, और ब्रिक्स में आपके ब्राज़ील, इंडिया, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका आपका शामिल है देश। और इस ब्रिक्स की 12वीं जो बैठक रूस में संपन्न होनी थी, उसे कोविड-19 के चलते टाल दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। श्वेता रतनपुरा का नाम भी आपको जब रसिया की बात होती है तो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि
आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल स्किल ऑफ कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा बनी थी आपकी श्वेता रतनपुरा। रतनपुरा आपकी इस इंटरनेशनल स्केल ऑफ कंपटीशन में पहली भारतीय छात्रा तो बनी थी, लेकिन रसिया का क्या कनेक्ट है यहाँ से, तो आपको मैं बता दूं जो रतनपुरा ने इसमें मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, इसका आयोजन 2019 में यानी कि इंटरनेशनल स्केल ऑफ कंपटीशन जो 2019 हुआ था, इसका आयोजन आपके रूस के कजान शहर में ही आयोजित किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 इसका आयोजन रूस में किया गया था। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2018 है इसमें विजेता फ्रांस रहा था, उप विजेता आपका क्रोएशिया रहा था। और 2022 में फ्रेंड्स मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया था, 2022 में जो आपका यूएई में नहीं होगा फीफा वर्ल्ड कप, आपका होगा कतर में होगा। तो ये आप शुद्ध कर लें, यानी कि गलती को आप सही कर लें, ये आपका कतर में होगा। अंटार्कटिक जलवायु की निगरानी हेतु 2020 के अंत तक अपना पहला आर्टिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा रसिया, इसकी घोषणा कर दी है रूस ने। इसी के साथ ही एक इम्पोर्टेंट टर्म्स मेरे ध्यान आता है, किंग जो आपके नॉर्थ कोरिया के राजा हैं यानी कि किंग किम जोंग उन के बारे में मेरे एक टर्म्स ध्यान आता है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के राजा किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर 2020 में द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया था, और ये 5 मई को इनको सम्मानित किया था। तो ये टर्म्स आप रसिया से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही रूस के जो राष्ट्रपति के मीडिया प्रवक्ता हैं जिनका नाम है दिमित्री पेस्कोव, उनको कोरोना पीड़ित मतलब उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अस्पताल में उन्हें हाल ही में भर्ती कराया गया है। इन्हीं के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन, ये आपके कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये भी अभी फिलहाल वर्तमान में हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किए गए हैं। और जो आपके मिखाइल मिशुस्टिन जो आपके प्रधानमंत्री हैं रसिया के, ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे जिनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री की सीट पर बैठाया गया था इस्तीफा दिवाकर। ये उनकी जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी दूरगामी सोच का नतीजा है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में एडीबी व भारत सरकार ने किस राज्य की सड़क दुर्दशाओं को बेहतर करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो ये किया है आपका 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। अब आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के 450 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों और जिला की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के मुख्य उद्देश्य के लिए इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, औद्योगिक क्षेत्र, रेल हब, अंतर्राज्यीय सड़कों और जिला मुख्यालय, उद्यम समूह और कृषि क्षेत्रों से कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं महाराष्ट्र से संबंधित थोड़ी सी जानकारी जो करंट अफेयर की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राज्य में साइबर पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षित महिला अभियान चलाया गया। सावित्रीबाई फूले की जयंती पर ये लॉन्च किया गया था। शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने बीएचएस शिवसेना योजना शुरू की। इसी के साथ ही भारत पहली बार एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 5वां संस्करण इसका फ्यून इसका 5वां जो संस्करण है वो आपका यहीं पर महाराष्ट्र में होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो 5वें संस्करण द कंसल्ट कॉन्वलेशन 2020 लोनावाला महाराष्ट्र में आपका आयोजित होने वाला है। और करंट जो ये कोविड-19 है इसके बाद ये लॉन्च होगा। इसी के साथ ही पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर बापू
नाडकर्णी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। ये भी महाराष्ट्र से संबंधित थे। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क पाने के लिए मुंबई आपका चर्चा में रहा था। इसी के साथ ही राज्यसभा के सभी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। और महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है करंट अफेयर की, आप ध्यान रखेंगे 2020 में। इसी के साथ ही देखिए जो महाराष्ट्र का बम्बई है उसका नाम है, पहले उसका नाम था छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, उसका भी नाम बदला गया था और उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी के साथ ही आपका 2020 में घरेलू सौर रूफटॉप इंटरनेशन में गुजरात सबसे ऊपर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था। और न्यायमूर्ति दीपक दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं अभी हाल ही में। इसी के साथ ही यहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल बन जाते हैं भगवती सिंह कोश्यारी, और उप मुख्यमंत्री का तो नाम मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, अजीत पवार। इसी के साथ ही राजधानी आपकी मुंबई सिटी है, यानी कि मुंबई है। राज्य पशु आपका भारतीय विशाल गिलहरी, राज्य पक्षी आपका पीले पैर वाले हरे कबूतर। देखिए हरे कबूतर नाम से एक शब्द मेरे ध्यान आ रहा है, जो हरे कबूतर हैं इनके लिए फेमस भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक टाइगर प्रोजेक्ट भी है इंडिया का, यानी कि रिजर्व टाइगर सेंटर भी है। और जो हरे कबूतर हैं ये सिर्फ आपको पूरे भारत में राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य में ही देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही राज्य पक्षी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पीले पैर वाले हरे कबूतर हैं। राज्य वृक्ष आपका मंगीफेरा इंडिका होगा, और राज्य पुष्प आपका भारत का गौरव यानी कि जरूर होगा। इसी के साथ ही आज का जो होमवर्क वर्क है वो देख लेते हैं आपका। तो देखिए आज का होमवर्क वर्क आपका है, हाल ही में सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बनाए गए हैं, तो ये आपको बताना है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांस में अभी हाल ही में नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं फ्रांस में भारत के नए राजदूत जावेद अशरफ। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपसे गुजारिश रहेगी, अंतिम निवेदन रहेगा कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों में लाइक करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें और हमें आपका प्यार दें, सपोर्ट दें, ताकि हम और अच्छी बेहतर सेशंस या क्लास लाने के लिए आप और मेहनत करें, ताकि आप लोगों को और अच्छा हम पढ़ा सकें और अच्छी आपको जानकारी उपलब्ध करा सके। इसी के साथ एक बार फिर कल आपसे नए सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम स्टे सेफ।